हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। लगातार जारी है सीजी कंप्यूटर्स का यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला परिचायक जीव विज्ञान की क्लास देख पा रहे हैं। और आज पादप जगत का वर्गीकरण का आज लास्ट भाग है। कहने का मतलब ये जितने हम देख पा रहे थे जीवों का वर्गीकरण, जिसके अंदर जंतु जगत देख चुके थे पहले से और पादप जगत अभी देख रहे हैं, तो उसका आज लास्ट भाग है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, बात करें यदि तो हम क्या देख रहे हैं, पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण देख रहे थे। ठीक है, और वर्गीकरण के अंतर्गत हमने क्या क्या बातें की है यदि बात करें तो याद रखेंगे। एक हमने बातें की अपुष्पी के रूप में, अपुष्पी और अपुष्पी के आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांटा था। एक जिसे हम कहते थे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा हमने नाम लिया था जो है ब्रायोफाइटा, क्या है ब्रायोफाइटा। और थर्ड है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरियोफाइटा के अंतर्गत टेरिडोफाइटा, ये हम देखिए थे। और उसके बाद पुष्पी भाग, पुष्पी, पुष्पी के अंतर्गत इसको भी दो भागों में हमने बांटा था भाई। ठीक है, एक क्या था जिम्नोस्पर्म या जिसके अनावृत और नावृत बीजी, और नावृत बीज, और दूसरा आवृत बीज, आवृत बीजी, औरत बीजी, अनावृत बीजी, औरत बीजी। तो वे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के दो भाग थे, एक जिसे हम कहते थे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और दूसरा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, या इसको हम कहते थे मोनोकॉट, और दूसरा कहलाता था डाइकोट। ठीक है, ये हमारा एक हायरार्की था, स्ट्रक्चर था पादप जगत के वर्गीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर हम थैलोफाइटा देख चुके हैं, ब्रायोफाइटा हम देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हम देखेंगे। अनावृत बीज देखेंगे, आवृत बीज के अंतर्गत एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये सारी बातें आज होंगी पूरा क्लियर यहाँ पर, आज इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, आज लास्ट क्लास होगा इससे संबंधित, वर्गीकरण से संबंधित। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। किसकी भाई, टेरिडोफाइटा, याद रखें। चलिए, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बातें, जो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं उसके अंदर पहली बात ये कि इसमें क्या पाया जाता है भाई, इसमें पाया जाता है, याद रखें, पर्णहरित पाया जाता है। क्या मिलता है, पर्णहरित पाया जाता है, पाया जाता है। यदि पर्णहरित मिल रहा है, पर्णहरित पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसका मतलब है स्वकोषीय है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जाइलम और जो फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर आपको क्या होगा, जो है पाया जाएगा, संवहनी तक पाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, संवहनी ऊतक, क्या है, संवहनी ऊतक, जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं ये पहले से मैं बता चुका हूं। जाइलम जो खनिज और जल को
जड़ से लेकर ऊपर पत्ती तक ले जाते हैं, तो ये जैलम का कार्य होता है। और वहीं पर जो भोजन तैयार हो गया है ग्लूकोज के रूप में बन के उसको मंड में तब्दील करते हैं और उसको भोजन को क्या किया जाता है, पत्तियों से पूरे ब्रांचेस तक, पूरे बॉडी तक, पूरे बोल सकते हैं जितने भी पेड़ हैं उनके पूरे ब्रांचेस तक, बॉडी तक पहुंचाया जाता है पौधों को। ठीक है, तो ये फ्लोएम का कार्य है। ठीक है, खाना पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके और क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए, ये यहाँ के जो जड़ है, जड़ पत्ती, जड़ पत्ती, जड़ पत्ती स्तंभ के रूप में रहता है। किसके रूप में? स्तंभ के रूप में रहता है। स्तंभ के रूप में आपको देखने को मिलेगा, स्तंभ के रूप में देखने को मिलता है। ये इसमें पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था पुष्पहीन के अंतर्गत, ये देखिए अपुष्पी, इसका मतलब क्या है, इसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें पुष्पों का अभाव होता है। ये पुष्पहीन होते हैं, मतलब पुष्प नहीं पाया जाता, फूल नहीं पाया जाता है पुष्पों का। ठीक है, निर्माण यहां पर नहीं होता, बीज का भी निर्माण नहीं होता, बीज का भी निर्माण नहीं होता। इसमें ऐसे पौधे में बीज का भी निर्माण नहीं होता, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक बातें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। निषेचन, निषेचन के लिए, निषेचन के लिए क्या आवश्यक होता है भाई? निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है यहां पर, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो निषेचन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए भाई, पानी की आवश्यकता होती है। चलिए याद रखिए, ये टेरिडोफाइटा को वनस्पतिक सर्प भी कहते हैं। ठीक है, या क्या कहा जाता है इसको? वनस्पतिक सर्प, वनस्पतिक सर्प के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए ये इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। इनके आर्थिक महत्व आप देख लेते हैं, इनके आर्थिक महत्व क्या क्या है। चलिए याद रखेंगे आर्थिक महत्व के अंदर सबसे पहली बात है, एक टेरिडोफाइटा है इक्विसेटम। क्या है भाई? इक्विसेटम, इक्विसेटम, इक्विसेटम नाम का टेरिडोफाइटा है। इससे सोना निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक टेरिडोफाइटा है जो खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होता है, टेरिडियम, टेरिडियम। और ये पशुओं के चारे के लिए, किसके लिए भी? पशुओं के चारे के लिए यूज होता है। ठीक है, एक टेरिडोफाइटा है लाइकोपोडियम, नाम याद रखेंगे, लाइकोपोडियम और लाइकोपोडियम। इसके बीज से, इसके बीज से दवा का प्रयोग किया जाता है, दवा का प्रयोग करते हैं, दवा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए कुछ सब्जी के रूप में भी यूज होता है, जैसे कि आपका मछलियां। क्या भाई? मछलियां, याद रखेंगे
मर्सी लाया है, सॉरी मर्सी लिया ही है, मर्सी लिया एंड सिरेटोटेरियस, सिरेप्टोटेरिस, और इससे सब्जी के रूप में, सब्जी सब्जी के रूप में यूज होता है। तो ये चीजें याद रखें, आर्थिक महत्व है इसका। चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, उसको हम फिनिश करेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर पुष्पी, पुष्पी के रूप में, जहां फूल पाया जाता है, पुष्प पाए जाते हैं, उसको दो भागों में इसको विभाजित किया है, अनावृत बीज और आवृत बीज। ठीक है, अनावृत बीज और आवृत बीज में एक एक करके हम देखेंगे, पहले अनावृत बीज और दूसरा देखेंगे आवृत बीज। ठीक है, चलिए अनावृत बीज, अनावृत बीजी बोल सकते हैं, बीजी है। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, अनावृत बीजी। चलिए अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या खासियत है, देख लेते हैं। देखिए इसे बीज में आवरण नहीं होता, इसका तात्पर्य क्या है, इनके बीज में, इनके बीज में आवरण या कवच बोल सकते हैं, या कोटिंग बोल सकते हैं, या कवर बोल सकते हैं, कवच या कवर नहीं होता भाई, नहीं होता, इसलिए इसका अनावृत बीज, आवरण नहीं होता। ठीक है, आवरण नहीं होता, या जिसे हम कवच बोल सकते हैं, कवर नहीं होता। इस प्रकार के पौधों के बीज में याद रखेंगे, आवरण कवच नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें भी संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, जाइलम फ्लोएम कई बार बता चुका हूं। इसमें वार्षिक वलय, ठीक है, वार्षिक वार्षिक वलय पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो पेड़ है उसमें वार्षिक वलय पाया जाता है। देखिए वार्षिक वलय का तात्पर्य है, जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई क्या है, पेड़ है, और उस पेड़ में आपको देखने को मिलेगा ये रिंगनुमा संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखने को मिलेगा ये रिंगनुमा संरचना आपको देखने को मिलता है। देखेंगे पेड़ को काटेंगे, देखिए कई बार होता है पेड़ काटेंगे, काटने के बाद आपको जो है रिंगनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है, काला काला टाइप का, ठीक है, हल्का काला भूरा टाइप का रिंगनुमा संरचना होती है। इसी को हम बोलते हैं वार्षिक वलय। यही क्या कहलाता है, वार्षिक वलय। और इस वार्षिक वलय से क्या डिसाइड करते हैं, एज पता चलता है। क्या पता चलता है, एज पता चलता है, किसी भी पेड़ का उम्र पता चलता है। जितने वलय होंगे वो क्या बताता है, ये एज बताता है। जैसे कि अगर मान के चलिए इसके अंदर अगर 20 वलय है, 20 वलय है, ठीक है, 20 लेयर है, इसका मतलब ये 20 साल के है। ठीक है, ये जो पेड़ कितने साल का हुआ है, 20 साल का हुआ है, ये बताता है। इसी को हम कहते हैं वार्षिक वलय। तो याद रखेंगे ऐसे अनावृति बीज में उसके जो पेड़ होते हैं
जो पौधे होते हैं उसमें वार्षिक वाला होता है और ये बताता है उसके एज को बताता है, उम्र की, पेड़ की उम्र को बताता है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या होते हैं, ज़ेरोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, ज़ेरोफाइटिक, या जिसे हम कहते हैं मरुद्भिद, मरुद्भिद होते हैं। ये ज़ेरोफाइटिक होते हैं या जिसे हम कहते हैं मरुद्भिद होते हैं। चलिए ज़ेरोफाइटिक या मरुद्भिद का तात्पर्य क्या है भाई, इसका तात्पर्य है कि ये जो है ऐसे पेड़ अधिक टेम्परेचर में भी उग सकता है, हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में भी उग सकता है, उग सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जो हाई टेम्परेचर में उग सकता है उसको ज़ेरोफाइटिक या मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, या जिसे हम कह सकते हैं रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, रेगिस्तान में मरुद में उगने वाला पौधा, उगने वाला पौधा, क्योंकि भाई हाई टेम्परेचर होगा वहां पर रेगिस्तान में और वहां पर ये भी उग सकता है। तो रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, हाई टेम्परेचर में उगने वाला पौधा, इसी को हम कहते हैं ज़ेरोफाइटिक या मरुद्भिद। तो ये पौधे, यहाँ के जो पेड़ है, यहाँ के पौधे क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के अंतर्गत याद रखें जो परागण होते हैं, परागण। ठीक है, परागण में आप पुष्प फूल वगैरह में पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो परागण होता है, स्वपरागण होता है, पर परागण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो परागण होता है वो किस टाइप के परागण होते हैं, ये वायु परागण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है। देखिए इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, प्राय तो एक लिंगी होते हैं लेकिन इसमें आप याद रखिए निषेचन, निषेचन की क्रिया में, निषेचन क्रिया में अगर दो यहां पर भाग लेंगे, एक नर भाग लेते हैं, दूसरा मादा भाग लेते हैं, जाहिर सी बात है मादा और नर होते हैं। ठीक है, इस नर वाले पार्ट को या पुरुष वाले पार्ट को किस नाम से जाना जाता है भाई, इसको माइकोस्पोरोफिल कहते हैं, याद रखेंगे। नर वाले भाग को माइको स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या कहा जाता है, माइकोस्पोरोफिल। और मादा वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, परागण वायु परागण होते हैं। चलिए क्लियर है, यहां तक जो बातें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक चीजें पूरी तरह से। अब बात करते हैं कुछ इनके क्या भाई आर्थिक महत्व, कुछ आर्थिक महत्व है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या आर्थिक महत्व है ये हम देखेंगे। ठीक है, आप बात करें तो सबसे पहली बात है सागो,
ठीक है। एक है आपका सागो पाम, सागो पाम, या जिसे हम कहते हैं साइकस, साइकस, सागो पाम या जिसे हम कहते हैं साइकस। इस सागो पाम या साइकस से याद रखेंगे साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? साबूदाना, जिसे हम क्या कहते हैं? सागो कहते हैं। साबूदाना या सागो बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आर्थिक महत्व हम देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर बातें करें तो कुछ लकड़ी है ऐसे प्रजाति में या अनावृत बीज पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रजाति जिसकी लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। जैसे आपके चीड़ का पेड़ है, ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चीड़ है, आपका सिकोया है, सिकोया, आपका देवदार है, देवदार का पेड़, चीड़ का पेड़, सिकोया, और फर का पेड़ है, आपका स्प्रूस का पेड़ है। इन सब से क्या किया जाता है? याद रखें, इन सब से फर्नीचर बनाते हैं। क्या, किसका निर्माण किया जाता है? फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी के जो फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनाने में काम आता है, बनाने में। ठीक है, कुछ औषधि के रूप में भी काम आता है भाई, कुछ औषधि के रूप में, जैसे कि इफ्रेडा, इफेड्रा, इफेड्रा। ठीक है, इसमें औषधि का निर्माण होता है, औषधि बनाई जाती है। और किस प्रकार औषधि का नाम है? इफ्रेडिन, इफ इफेड्रिन, इफेड्रिन, ये औषधि का निर्माण होता है। और इस औषधि से खांसी और दमे का इलाज किया जाता है। याद रखिए, ऐसी औषधि से किसका भाई? खांसी, खांसी एवं दमे का इलाज किया जाता है, दमे का इलाज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक और है, याद रखेंगे, टीनिन, टीनिन नामक पेड़ तीन नामक पौधे से चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। याद रखेंगे, चमड़ा एवं स्याही बनाने में काम आता है, स्याही बनाने में काम आता है, बनाने में। ठीक है, चलिए कुछ घरेलू उपयोग है, जैसे आपके ये 5वें नंबर पर हम देखें तो आप याद रखेंगे साइकस, साइकस, साइकस के पौधे से, साइकस के पेड़ से, ठीक है, उसकी पत्तियों से, खासकर पत्ती से रस्सी व झाड़ू बनाते हैं। इसकी जो पत्ती से, पत्ती से रस्सी एवं झाड़ू बनाने का काम या निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे किसके संबंध में भाई? अनावृत्ति बीज के संबंध में याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी हम बात करते हैं। ये हो गया आपका जो है आपका अनावृत बीज और आवृत बीज देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आवृत बीज।
आवृत बीजी, या जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी। चलिए इनकी कुछ बातें हम कर लेते हैं। आवृत बीजी के अंतर्गत ये पुष्पी होते हैं। यह क्या होते हैं भाई? पुष्पी होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इनमें बीज फलों के अंदर होता है। इनमें जो बीज होता है वो फलों के अंदर पाया जाता है, अंदर होता है। क्लियर है? प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, याद रखेंगे। प्रजनन अंग, प्रजनन अंग क्या होते हैं भाई? पुष्प होते हैं, याद रखेंगे। प्रजनन अंग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। दोहरी निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोहरी निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। निषेचन की प्रक्रिया यहां पर पाई जाती है, याद रखेंगे। ये मृतोपजीवों, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, स्वपोषी होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखें। मृतोपजीव होते हैं, परजीव होते हैं, सहजीवी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी अगर हम आवृत बीज की बात करें, आवृत बीज, आवृत बीजी, आवृत बीजी की बात करें तो ये जो है आवृत बीजी, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, एक भाग जो क्या कहलाता है भाई? मोनोकोट, और दूसरा भाग कहलाता है डाइकोट। ठीक है, एक भाग, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, या इसे हम कहते हैं मोनोकोट, और दूसरा द्विबीजपत्री। क्या कहलाता है? द्विबीजपत्री, बीजपत्री, या इसे हम कहते हैं डाइकोट। ठीक है, क्लियर है यहां पर बातें मोनोकोट और डाइकोट में। अब इसमें थोड़ा अंतर समझिए। इसमें हम थोड़ा अंतर देखते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं और डाइकोट क्या होते हैं, थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, याद रखिए। देखिए, इसको पहचानने का कुछ तरीका इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ पहचानने का मतलब एक बीजपत्री पौधे कौन होते हैं और द्विबीजपत्री पौधे किस प्रकार के होते हैं, हम पहचान सकते हैं। किस प्रकार से पहचान सकते हैं? इसमें आपके इसके जो जड़ होते हैं, इसके तना, इसके जो पत्ती होती है, ठीक है, जड़ हो गया, इसकी जो पत्ती होती है, और इसका फूल जो होता है, और इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, वो हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इन चारों के आधार पर। ठीक है, पहचानने का तरीका इसके आधार पर क्या की जाती है, पहचानी जा सकती है। ठीक है, कैसे बात करते हैं, देखिए। हम एक बीजपत्री की जड़ की यदि बातें करें तो जड़ जो है ज्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है, ज्यादा गहरी तक नहीं फैली होती, याद रखें। ये मूसला होते हैं। क्या होते हैं? मूसला होते हैं, मूसला होते हैं। ठीक है, ज्यादा गहरी नहीं होती, और
फैली होती है। ठीक है, यदि हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझिएगा, ये जड़ की बातें हम कर रहे हैं, तो इसमें जो अगर मोनोकोट की बात करें, मोनोकोट की, तो मोनोकोट के जो जड़ होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं भाई, ये मान के चलिए आपका पेड़ है और ये जो जड़ है वो इस प्रकार से फैली होती है, इस प्रकार से जालनुमा संरचना, इस प्रकार से आपको जड़ देखने को मिलता है। ठीक है, इधर पेड़ है, इस प्रकार से जड़ दिख रहा है। लेकिन अगर डाइकोट की यहीं पर हम बातें कर लें, डाइकोट की बातें कर लें, तो डाइकोट में जो जड़ होते हैं वो इस प्रकार से कोई एक ब्रांच रहता है, एक, ठीक है, एक बड़ा सा जड़ रहता है, और उस बड़े से जड़ से क्या निकलते हैं, अलग अलग ये ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या निकलते हैं भाई, ब्रांचेस निकलते हैं, इसे हम कहते हैं डाइकोट। तो डाइकोट कहने का मतलब यहाँ पर मूसला होते हैं, कहने का मतलब है जड़ अंदर तक नहीं घुसते, ज्यादा अंदर नहीं होते। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं पाया जाता, गहराई में नहीं पाया जाता, पाया जाता। ठीक है, जड़ जो है ज्यादा गहराई में नहीं होता, ज्यादा विकसित नहीं होते, बोल सकते हैं ज्यादा विकसित नहीं होते, विकसित नहीं होते। ठीक है, क्लियर है बातें। लेकिन यहां पर हम बात करें द्विबीजपत्री में, तो जो जड़ है वो गहराई में निकलते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जड़ लंबे होते हैं। ठीक है, ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, याद रखेंगे। पहली बातें जड़ से संबंधित बातें तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, तो पहली जड़ की बातें होगी। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर ही, दूसरे नंबर पर पत्ती की, ठीक है, तो पत्ती की हम बातें करें तो पत्ती किस प्रकार से होती है, जो मोनोकोट की पत्ती होती है, देखिए जो मोनोकोट की ये पत्ती होती है, वो पत्ती किस प्रकार से होती है भाई, मोनोकोट की पत्ती, तो याद रखें ये जो पत्ती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, समानांतर होती है, पत्ती कैसे होती है, समानांतर, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। मतलब पत्ती आप देखेंगे, ठीक है, अगर कोई ये पत्ती है, कि अगर पत्ती है, ये क्या होते हैं, ये समानांतर होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से पत्ती पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें यहां पर डाइकोट की जो पत्ती होती है वो किस प्रकार से पत्ती होती है भाई, वो जो पत्ती होती है वो रेखी संरचना बोल सकते हैं, जालीनुमा संरचना, जालीदार संरचना होती है, जालीदार संरचना, इसकी जो पत्ती होती है जालीदार संरचना। जैसे कि अगर ये पत्ती है इस प्रकार से, मान के चलिए ये पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती में एक इस प्रकार से तो रेखा हो गई, साथ ही साथ ये इस प्रकार से रेखांकन किया गया होगा, जालीनुमा संरचना, और ये बीच बीच में ऐसे बंधा होगा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलती है। तो जो जालीदार संरचना होती है, जालीनुमा संरचना होती है पत्ती की, मैंने क्या कहा, जालीदार संरचना होती है, जालीनुमा संरचना होती है, वो डाइकोट में पाया जाता है, लेकिन मोनोकोट में आपको नजर नहीं आए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। चलिए, तो ये संरचना क्या है, समानांतर होती है, पत्ती समानांतर, और यहाँ पर जो यहाँ के जो पत्ती होते हैं, पत्ती होते हैं वो जालीनुमा होती है, याद रखें जालीनुमा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखें। चलिए, तीसरा कहानी मैं यही लिख देता हूँ, तीसरी बातें मैं यही बता देता हूँ। अब बातें किसकी भाई, फूल की। जो फूल होते हैं वो एक के ऊपर एक लेयर पर होते हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं, जो फूल होते हैं उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक 3 लेयर होते हैं। जैसे कि मैं एक भी बात करूं एग्जांपल से, देखिए यहां के जो फूल होते हैं, जो फूल होते हैं
वो मोनोकोट में, मोनोकोट में, मोनोकोट में जो फूल होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं भाई? ये जैसे एक पुष्प है, फूल है, ठीक है, ये क्या है? फूल है। तो फूल के डंठल हो गया है ये इस प्रकार से, और फूल के ऊपर ये जो आपका जो पत्ती पाई जाती है, ठीक है, और इसके ऊपर जो लेयर इस प्रकार से चढ़ा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से जो लेयर चढ़ा रहता है वो लगभग कितनी लेयर होती है? ये इस प्रकार से लेयर चढ़ा रहता है, या इस प्रकार से आप देखेंगे कोई भी पत्ती को, ये ऐसे, ऐसे या ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे होते हैं ये क्या कहलाता है? ये जो है मोनोकोट के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिए किसके अंतर्गत आता है? मोनोकोट के अंतर्गत आता है। जो पत्ती होती है 3 लेयर होते हैं, यहाँ पर जो पत्ती होती है ये चार से 4 या 5 लेयर यहाँ पर पाए जाते हैं, 4-5 लेयरों में मिलते हैं, 4-5 लेयरों में मिलते हैं अगर मोनोकोट हो गए। अगर डाइकोट की बात करें, ठीक है, डाइकोट की बात करें तो यहाँ की जो पत्ती है, जैसे आपके गुलाब के फूल आपने देखे होंगे, गुलाब के फूल आपने देखे होंगे, क्योंकि गुलाब का फूल जो है इस प्रकार से लेयरों में चढ़ा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से लेयरों में ये चढ़ा रहता है, या किसी और का फूल देख, सूरजमुखी वगैरह जो भी फूल देखेंगे ये 4 से 5 लेयरों में मिलता है, ठीक है, एक के ऊपर जब लेयरों में मिलता है ये डाइकोट के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, कहने का मतलब 3 के मल्टीपल में मिलते हैं, 3 के मल्टीपल में, और ये 4-5 के मल्टीपल में, 4-5 के मल्टीपल में पाए जाते हैं, मल्टीपल में पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। और अंतिम यदि हम बात करें लास्ट, बीज, बीज की बात करें तो बीज जब जो है इसका विभाजन नहीं होता, बीज का याद रखें वह विभाजन, विभाजन नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और इसमें बीज की बातें करें, यहाँ पर बीज की बातें करें तो 2 भागों में विभाजित होता है बीज, जो है 2 बराबर भागों में, ठीक है, याद रखेंगे 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, 2 बराबर भागों में क्या होगा? विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पर बीज की बात करें, किसकी बात करें? बीज की, तो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा, मतलब तो जो बीज होगा वो डायरेक्ट इस प्रकार से रहेगा बीज, ठीक है, इस प्रकार से बीज क्या है? रहेगा। लेकिन यहाँ पर डाइकोट की बीज की बात करें तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का जो बीज है, मूंगफली, मूंगफली या मूंगफली का जो बीज है वो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। लेकिन यहाँ अगर चावल का बीज है, चावल आप देखे होंगे, चावल का दाना है, चावल के बीज है, गेहूं का बीज है, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे, ठीक है, गेहूं है आपके, चावल है, ठीक है, आपकी मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, बांस है, लहसुन है, ठीक है, ये सारे चीजें जो है क्या होते हैं? आपके एक बीज के अंतर्गत आते हैं, जो 2 भागों में नहीं बढ़ता। लेकिन मूंगफली के दानों को आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 बार भागों में इसको, जो चने के दाने की हम तोड़ेंगे, ठीक है, जो चना आता है चने के दाने को तोड़ेंगे तो 2 अलग भागों में टूटता है, तो 2 बीज यहाँ पर पाया जाता है, 2 बीज मतलब डाइकोट, 1 बीज मतलब मोनोकोट, इसी से नाम जो है यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें जी? बिल्कुल तरह से होनी चाहिए क्लियर। याद रखिए, देखिए अनावृत बीज के अंदर जो मैंने कहा कि एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, तो इसमें आप इसके आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जड़, याद रखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जड़ जो होता है वो मुचला होता है, गहराई तक नहीं जाता। जो एक बीज पत्री है उनके जड़ गहराई तक नहीं जाता, ठीक है, ये ऊपर ही रहता है, और खासकर ये इस प्रकार से संरचना बनी रहती है जड़ों में, ठीक है, अलग ब्रांचेस नहीं होते, ये एक ही के नीचे जो इस प्रकार से फैले होते हैं। लेकिन डाइकोट में एक बहुत बड़ा जड़ होता है और उनके अलग अलग ब्रांचेस निकले रहते हैं, फिर उनके अलग अलग ब्रांचेस निकले रहते हैं, इस प्रकार से ये जड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने की कि यहाँ के जो पत्ती होते हैं वो समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं,
ठीक है, पैरेलल जो है पत्ती होते हैं, समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी जो संरचना है ये पैरेलल इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिल रही है। इसकी जो पत्ती है इस प्रकार से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जालीनुमा पत्ती पाई जाती है। कहाँ पर? डाइकोट में। डाइकोट में क्या है? जालीनुमा पत्ती आपको देखने को मिलता है, जालीदार पत्ती होती है। फिर फूल की बातें हमने की, तीन लेयरों में आपको मिलता है। ठीक है, लेयरों में चढ़ा हुआ मिलता है, इस प्रकार से लेयरों में 3 लेयर में मिलता है, लेकिन डाइकोट में 3 4 इस प्रकार से फैला हुआ, ठीक है, 4 से 5 लेयरों में आपको मिलेगा। बीज के बारे में हमने बात की तो बीज 2 भागों में विभाजित नहीं होता, किसमें? मोनोकोट में। डाइकोट में प्रॉपर 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, जैसे कि मूंगफली के जो है दाने हो सकते हैं या आपके चने के दाने होगा। ठीक है, ये 2 भागों में बराबर हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये जो चीज हम देख रहे हैं ये पूरी तरह से हो जाता है आपका क्या है? समाप्त। ठीक है, कौन सा भाई? ये वाला। चलिए, चलिए मोनोकोट और डाइकोट के एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर हम एक बीज पत्री की बात करें, एक बीज पत्री, ये जिसे हम कहते हैं मोनोकोट। दूसरा द्विबीजपत्री, बीज पत्री, ये जिसे हम कहते हैं डाइकोट। चलिए, तो इसके एग्जांपल लिखेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई एग्जाम्पल है, जैसे कि लहसुन हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, केला हो गया, नारियल हो गया, नारियल हो गया, गेहूं, मक्का, धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, जौ, ताड़, सुपारी, खजूर। ठीक है, बांस, ये सभी सतावर, एक और सतावर, ये सभी एक बीज पत्री के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो द्विबीज पत्री है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। ठीक है, गुलाब है, मटर है, मूंगफली, अभी जस्ट मैंने कहा मूंगफली, दाल, बीन्स, ठीक है, चलिए सभी दलहनी फसलें हो गए, सूरजमुखी हो गए,
और आपकी गुलाब है, सूरजमुखी हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, बेल हो गया, मूली हो गया, सरसों, सलजम, नींबू हो गया, ठीक है, क्या हो गया भाई, नींबू हो गया, तरबूज हो गया, नींबू ऐसा रहता है भाई, नींबू, नींबू हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, ककड़ी, टिंडा, परवल, ये सारे, कद्दू, ये सारे जो है द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, खाने के सरसों हो गया, गुलाब हो गया, नाशपाती, ठीक है, सेब, बादाम, सेब हो गया, बादाम हो गया, बहुत सारे हैं, कितने को लिखे, मिर्च हो गया, बैगन, टमाटर, ठीक है, देखिए 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक प्रजातियां, प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है, किसकी भाई, द्विबीजपत्री की, ठीक है, तो कितने को लिखे, बहुत सारे हैं, बस आपके कुछ नाम याद रखेंगे, इतने सारे हैं, क्लियर है चीजें, बातें, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज लास्ट क्लास था किसका भाई, वर्गीकरण का, और वर्गीकरण आपको हो जाता है यहीं पर समाप्त, ये प्रॉपर हम देख चुके हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था ये पूरा हो चुका है, ये पादप जगत चरा, जंतु जगत ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, पादप जगत जो बाकी था वो हो चुका है, ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक एमसीक्यू लेके आएंगे, ठीक है, जितने भी हम पढ़े हैं या जो वर्गीकरण से संबंधित एमसीक्यू हम लेके आएंगे, और सारी बातें होगी, और यहाँ वहां पर और क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद जो उसी के अंतर्गत और चैप्टर है, देखिए उसे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये वर्गीकरण और जो है क्या था यार, पर्यावरण का कुछ भाग था, ठीक है, देखेंगे जब, यहाँ पर है नहीं फिलहाल, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो पूरा क्लियर कर देंगे, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, चलिए, थैंक यू।